एक तरफ बिहार में विधानसभा के चुनाव हैं तो दूसरी तरफ आज देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बिहार में युवाओं से सीधा संवाद किया। अपने संवाद के दौरान प्रधानमंत्री ने कई बातें जो हैं वो युवाओं से की। साथियों, एनडीए की डबल इंजन सरकार लगातार बिहार के शिक्षा संस्थाओं को आधुनिक बनाने में जुटी है। आईआईटी पटना में इंफ्रास्ट्रक्चर के विस्तार का काम भी शुरू हो चुका है। आज भी बिहार में कई बड़े शिक्षा संस्थानों के आधुनिकीकरण का काम आरंभ हुआ है। एनआईटी पटना के बिहटा कैंपस को भी अब हमारे होनहार विद्यार्थियों के लिए खोल दिया गया है। इसके अलावा पटना यूनिवर्सिटी, भूपेंद्र मंडल यूनिवर्सिटी, जयप्रकाश विद्यालय, छपरा और नालंदा ओपन यूनिवर्सिटी, इन सभी संस्थानों में नए एकेडमिक इंफ्रास्ट्रक्चर की नींव रखी गई है। साथियों, अच्छे संस्थानों के साथ साथ नीतीश जी की सरकार बिहार के नौजवानों की पढ़ाई का खर्च भी कम कर रही है। उच्च शिक्षा के लिए विद्यार्थियों को फीस की परेशानी ना हो, इसकी भी चिंता की जा रही है। बिहार सरकार स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड के माध्यम से बच्चों को उच्च शिक्षा के लिए मदद करती रही है। अब एक और बड़ा निर्णय लिया गया है। इस क्रेडिट कार्ड से मिलने वाले एजुकेशन लोन को इंटरेस्ट फ्री कर दिया गया है, ब्याज मुक्त कर दिया गया है। वीडियो जर्नलिस्ट सतीन कुमार के साथ उत्कर्ष, न्यूज स्टेट यूपी यूके। गाजीपुर बॉर्डर पर हरेंद्र मलिक, इकरा हसन जो सांसद हैं उनको रोक लिया गया है। जो तस्वीरें हैं मैं आपको दिखाऊं, पर्याप्त मात्रा में पुलिस बल यहां पर लगाया गया और बरेली जाने की जिद इनके द्वारा की जा रही थी, फिलहाल बरेली जाने से रोका गया है। जो भी सांसद हैं, 14 से 15 सांसदों को बरेली जाना था, इस तरीके का इनके द्वारा बयान दिया गया और साफ तौर पर कहना चाह रहे हैं कि बरेली जाएंगे। अगर बरेली में सब नॉर्मल है तो हम लोगों को जाने क्यों नहीं दिया जा रहा है। जो भी सांसद हैं, समाजवादी पार्टी के बात करें, कांग्रेस की बात करें, तो तमाम लोग बरेली जाने की जिद पर अड़े हुए हैं। लेकिन दूसरी तरफ अगर पुलिस की बात की जाए तो पुलिस अधिकारियों ने साफ तौर पर ये स्पष्ट किया है कि जाने नहीं दिया जाएगा आगे किसी भी कीमत पर। कुछ सांसदों को हाउस अरेस्ट करने की बात सामने आई है और कुछ लोगों को यहाँ बॉर्डर पर रोका गया है। फिलहाल मनाकर इनको वापस भेजने की कोशिश पुलिस के द्वारा की जा रही है। वीडियो जर्नलिस्ट राकेश चौहान के साथ अमित चौधरी, न्यूज स्टेट गाजीपुर। विधानसभा चुनाव से पहले अब एनडीए के तरफ से सीट बंटवारे को लेकर जो है वो घमासान तेज हो चुका है। माना जा रहा है कि कल से परसों तक जो एनडीए है वो पूरी तरीके से सीट शेयरिंग जो है वो कर लेगा। सीट शेयरिंग को लेकर लगातार ताबड़तोड़ बैठकें जो हैं वो पटना में की जा रही है और इससे पहले भी बीजेपी ने यह साफ कह दिया था कि सीट शेयरिंग को लेकर जो ऐलान है वो पटना में किया जाएगा। लिहाजा एक तरफ चुनाव आयोग की टीम पटना पहुंच चुकी है तो दूसरी तरफ सीट शेयरिंग की कवायद जो है वो एनडीए में अब तेज हो चुकी है। वीडियो जर्नलिस्ट सतीन कुमार के साथ उत्कर्ष, न्यूज स्टेट यूपी यूके। 2 दिवसीय दौरे पर चुनाव आयोग की टीम पटना पहुंच चुकी है, जहां पर आज पटना में सबसे पहले तमाम राजनीतिक दलों के नेताओं के साथ चुनाव आयोग की टीम ने बैठक की है। मुख्य निर्वाचन आयोग के जो सदस्य हैं यानी कि मुख्य निर्वाचन आयुक्त ज्ञानेश कुमार ने आज तमाम पार्टियों के जो नेता हैं उनसे मुलाकात की है। इस दौरान तमाम पार्टी के नेताओं ने अलग अलग सुझाव जो दिए हैं, कहीं पर एक चरण में तो कहीं पर 2 चरणों में चुनाव की बात कही गई। वहीं दूसरी बैठक जो है वो तमाम जिलों के एसपी और डीएम के साथ की जा रही है। कल तमाम जो मुख्य सचिव हैं, डीजीपी रैंक के जो अधिकारी हैं और तमाम आयुक्त जो हैं उनके साथ ज्ञानेश कुमार की बैठक होगी और देर शाम सभी लोग दिल्ली के लिए रवाना हो जाएंगे और सूत्रों की माने तो 7 तारीख को चुनाव की घोषणा जो है वो कर दी जाएगी। वीडियो जर्नलिस्ट सतीन कुमार के साथ उत्कर्ष, न्यूज स्टेट यूपी यूके।
संभल में अवैध मस्जिद को लेकर के जो मस्जिद कमेटी के लोग थे उन्होंने हाई कोर्ट में याचिका दाखिल की कि जिसको लेकर के जो प्रशासन की तरफ से जो अवैध निर्माण को तोड़ने को निर्देश दिए गए थे, तो उसको लेकर के उन्होंने जो अवैध मस्जिद थी उस पर जो तोड़ने का जो निर्माण है उसे रोकने के लिए मस्जिद को एक याचिका दाखिल की गई थी हाई कोर्ट इलाहाबाद में। तो उसको लेकर के आज 10 बजे उसकी सुनवाई हुई, तो उसको लेकर खारिज कर दिया गया, जिसको लेकर बता दें कि पूरा मामला जनपद संभल के असमोली थाना क्षेत्र के रावा बुजुर्ग गांव का है, जहां पर सरकारी तालाब पर एक जनता मैरिज हॉल बना दिया गया था और एक अवैध मस्जिद का निर्माण कर लिया गया था, जिसको लेकर के संभल प्रशासन का 4 बुलडोजरों के द्वारा जनता मैरिज हॉल को उसे ध्वस्त कर दिया गया था। हालांकि जो अवैध मस्जिद थी उसको लेकर के मस्जिद कमेटी के लोगों ने संभल डीएम डॉक्टर राजेंद्र पेंसिया से 4 दिन का मोहलत मांगी थी कि हमें 4 दिन का समय दे दिया जाए और उसके बाद हम अपने आप खुद जो अवैध मस्जिद का निर्माण है उसे तोड़ देंगे। तो कहीं ना कहीं जिसको लेकर के जो मस्जिद कमेटी के लोग थे उन्होंने तोड़ना शुरू किया। कल जो जुम्मे की नमाज थी तो नमाज को अदा करने के बाद हथौड़ा लेकर के मस्जिद कमेटी के लोगों ने मजदूरों को लगा करके उसे तोड़ना शुरू किया। हालांकि मस्जिद जो तोड़ने वाले मजदूर थे उनके साफ तौर से कहना था कि हम कानून का पालन करते हैं, हम कोई दंगा फसाद नहीं चाहते, अपने हाथों से इसे अवैध निर्माण है उसे तोड़ दिया जाएगा, हटा दिया जाएगा। तो कहीं ना कहीं जिस तरीका से संभल प्रशासन की तरफ से जो 4 दिन की मोहलत दी गई थी, अब उसमें आज तीसरा दिन है, लेकिन अब जो याचिका दाखिल की गई थी कमेटी की तरफ से, मुस्लिम जो मस्जिद कमेटी की तरफ से, वो याचिका खारिज कर दी गई। तो कहीं ना कहीं जिस तरीका से यानी कि अब जो कार्रवाई है जो 4 दिन की मोहलत है, कल उसे पूरा होने के बाद अगर 4 दिन में वो अवैध निर्माण नहीं हटता है तो उनके खिलाफ कहीं ना कहीं प्रशासन की कार्रवाई हो सकती है। संभल से वीडियो जर्नलिस्ट के साथ सबसे पहले आदब, न्यूज स्टेट संभल। आप किसी को चेक देते हो पैसे देने के लिए या फिर आप पैसे लेने के लिए किसी से चेक लेते हो, तो आपके लिए खुशखबरी है। आरबीआई यानी भारतीय रिजर्व बैंक ने एक नई प्रणाली बनाई है जिससे आपका चेक एक ही दिन में कैश हो जाएगा, और या किसी ने आपको अगर चेक दिया है तो आपके अकाउंट में एक ही दिन में ये पैसे मिल जाएंगे। आरबीआई ने ये नई पॉलिसी बनाई है जो 4 अक्टूबर से लागू होगी और इसमें 2 चरण होंगे। पहला चरण 4 अक्टूबर से जनवरी 3 तक ये लागू रहेगा, 26 तक लागू रहेगा। उसके बाद 30 जनवरी के बाद ये दूसरा चरण लागू होगा और ये सिंगल प्रोटेक्शन सेक्शन होगा जिससे चेक सुबह 10 बजे से 4 बजे तक क्लियर हो जाएगा। तो इससे कारोबार में काफ़ी आसानी होगी, ये कहकर आरबीआई ने ये नई प्रणाली लाई है जिससे काफ़ी लोगों में खुशी की लहर उमड़ी है। दूसरी तरफ सुबह 10 बजे से लेकर शाम को 7 बजे तक जो आपका चेक जो है वो हर बैंक में कैश हो जाना चाहिए, ये भी गाइडलाइन आरबीआई ने दी है। ये गाइडलाइन जो है एचडीएफसी बैंक और आईसीआईसीआई ने 4 अक्टूबर से लागू की है। बाकी जो बैंक है उनको ये लागू करना अनिवार्य है। इससे कारोबार जो है वो आसान हो जाएगा और चेक बाउंस होने का जो डर होता था वो कहीं ना कहीं रुक जाएगा, ये आरबीआई का कहना है। वीडियो जर्नलिस्ट कामेश के साथ विलास अठोले, मुंबई। केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राज्य मार्ग मंत्रालय ने टोल प्लाजा को लेकर नई अधिसूचना जारी की है। इसके तहत यूपीआई से पेमेंट करने वालों को अब 1.25 गुना पेमेंट करना होगा, तो वहीं कैश पेमेंट करने वालों को 2 गुना पेमेंट करना होगा। टोल प्लाजा पे अगर टोल प्लाजा सिस्टम यानी उसके सिस्टम में कोई एरर है और जिसकी वजह से आपको इंतज़ार करना पड़ रहा है, तो अब टोल प्लाजा पे बिना भुगतान किए वहां से जाने की अनुमति आपको होगी। पिछले कुछ दिनों से लगातार इस तरह की खबरें आ रही थी कि टोल प्लाजा पर टोल कर्मियों और जो सड़क पर चलने वाले लोग हैं, जो वाहन लेकर गुजरने वाले लोग हैं, उनके बीच में विवाद और मतभेद जैसी स्थिति दिखाई पड़ रही थी, जिसके बाद सड़क परिवहन मंत्रालय ने इसको लेकर तस्वीर साफ की है कि अगर टोल प्लाजा पर टोल प्लाजा सिस्टम में कोई एरर है, कोई कमी है जिसकी वजह से आपको प्रतीक्षा करना पड़ रहा है, तो बिना टोल के भुगतान किए भी आप वहां से जा सकते हैं और यूपीआई से पेमेंट करने पर 1.25 गुना पेमेंट देना होगा। तो वहीं कैश के लिए कोई राहत नहीं है, टोल प्लाजा पर 2 गुना पेमेंट करके ही आप टोल प्लाजा क्रॉस कर सकते हैं। वीडियो जर्नलिस्ट राम के साथ निखिल शर्मा, न्यूज स्टेट उत्तर प्रदेश।
केंद्र सरकार की ओर जीएसटी में कटौती करने के बाद पिछले 10 दिनों में तकरीबन हर चीज़ में बिक्री ज़्यादा हुई है और बिक्री जो वृद्धि है वो तकरीबन 25% तक गई है। मैं फोर्ट के मार्केट में हूँ, मुंबई के फोर्ट मार्केट में। यहाँ त्यौहार में लगने वाली कई चीज़ें जो है वो बेची जाती है और यहाँ के मार्केट में तकरीबन 9% से ज़्यादा लेकर 25% तक ये सारी चीज़ें जो है वो बिक्री बढ़ गई है। यहाँ तक के सीमेंट की चीज़ें हो या फिर छोटी चीज़ें हो, इसमें भी तकरीबन 25% वृद्धि हुई है। ऑटोमोबाइल सेक्टर में बहुत बड़ी तरह से बूम आया है और ये जो बिक्री है तकरीबन 9% से ज़्यादा दिखाई दे रही है। अगर मारुति कार की बात करें तो तकरीबन 3 लाख से भी ज़्यादा यानी 3,05% जो है वो बुकिंग कर दी गई है और यानी जो वृद्धि है वो 2.3 से ज़्यादा दिखाई दे रही है। महिंद्रा की जो स्कॉर्पियो कारें हैं उसमें तकरीबन 60% कारें जो है वो बिक्री हुई है। और जिस तरह से ये कटौती आप देख रहे हो तो पूरे देश भर में हो या फिर मुंबई भर में हो, पिछले नवरात्रि के 10 दिनों में जो बिक्री है वो बढ़ी है। उत्तर प्रदेश में लगातार स्वास्थ्य व्यवस्थाओं में सुधार का प्रयास जारी है। पिछले कुछ दिनों से स्वास्थ्य विभाग के तमाम सर्वर अपडेट किए जा रहे थे। इसके पीछे स्वास्थ्य विभाग की मंशा ये थी कि चाहे सीएससी हो चाहे पीएससी, यहाँ पर ब्लड सैंपल की जांच कराने वाले लोग या किसी भी तरह की जांच कराने वाले लोगों को रिपोर्ट के लिए कतार में ना लगना हो, उनके मोबाइल पर ये रिपोर्ट आ जाए। अब ये व्यवस्था शुरू कर दी गई है। अब कोई भी व्यक्ति अगर अस्पताल में कोई जांच कराता है तो उसकी रिपोर्ट यानी लैब रिपोर्ट उसके मोबाइल पर आ जाएगी। इससे पहले मेडिकल कॉलेज जैसे बड़े अस्पताल जो थे वहाँ पर ये व्यवस्था लागू थी। कुछ दिनों पहले उत्तर प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री और उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक ने अधिकारियों के साथ इसको लेकर बैठक की थी। मुख्यमंत्री के निर्देश के बाद अस्पतालों में बेहतर व्यवस्था लोगों को मिल सके, इसके लिए लगातार काम किया जा रहा है। तो अब आपके भी मोबाइल नंबर पर अगर आप किसी सरकारी अस्पताल में कोई जांच कराते हैं, कोई इन्वेस्टिगेशन कराते हैं तो उसकी रिपोर्ट आ जाएगी। आपको इसके लिए अस्पताल के चक्कर नहीं लगाने होंगे। लखनऊ से जर्नलिस्ट हरराम के साथ निखिल शर्मा, न्यूज़ स्टेट उत्तर प्रदेश। जांच रिपोर्ट में अब ये स्पष्ट हो चुका है कि जो कफ सिरप लिखी जा रही थी उसके अंदर कुछ ऐसे कंटेंट थे जिससे लोगों की किडनी भी खराब हो सकती है और लोगों की जान भी जा सकती है, और वही कफ सिरप लिखी जा रही थी। इसमें 2 बच्चों की जान जा चुकी है। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि हमारी टीम अभी इस समय वहाँ पर मौजूद है जहाँ से वो अधिकांश कफ सिरप खरीदी गई थी। अपना मेडिकल स्टोर है जहाँ पर ये कफ सिरप बेची जा रही थी, लेकिन यहाँ पर 2 बार औषधि की टीम यहाँ पर पहुँची है। उसके बाद से ये मेडिकल स्टोर बंद कर दी गई है। डॉक्टर प्रवीण सोनी की जो क्लिनिक है जस्ट उसके बाजू में लगी हुई है। आप तस्वीर में देखिए, सरकारी डॉक्टर होने के बावजूद वो यहाँ पर प्राइवेट में मरीज देख रहे थे, यानी कि बच्चों को देख रहे थे। फीस करीब 300 रुपये थी। चूँकि ये पूरा मामला आने के बाद अब यहाँ पे सन्नाटा पसरा हुआ है। मैम, डॉक्टर साहब कितने बैठते हैं? नहीं बैठ रहे सर। नहीं बैठ। ये यहाँ पे डॉक्टर प्रवीण सोनी बैठते थे और जस्ट इसके बाजू में जो फार्मेसी खुली, जो मेडिकल स्टोर खुली हुई है, अपना मेडिकल स्टोर, इसकी जो प्रोप्राइटर हैं वो श्रीमती ज्योति सोनी हैं, जो प्रवीण सोनी की धर्मपत्नी है, यानी कि उनकी धर्मपत्नी प्रोप्राइटर के तौर पर ये मेडिकल स्टोर चला रही थी। हालांकि ये मेडिकल स्टोर को बंद कर दिया गया है, फिलहाल ताले जड़े हुए हैं। डॉक्टर साहब चूँकि सरकारी डॉक्टर हैं, सरकारी हॉस्पिटल में बैठते हैं, इतना बड़ा प्रकट होने के बाद अब वो सरकारी डॉक्टर हॉस्पिटल में दिख रहे हैं, मिल रहे हैं, लेकिन यहाँ पर जब बात की जा रही है तो उनका स्पष्ट तौर पर कहना है कि डॉक्टर यहाँ पे नहीं बैठते। बहरहाल इस पूरे मामले को जांच के बाद ये स्पष्ट कर दिया गया है कि जिस तरीके से जो कफ सिरप लिखी जा रही थी डॉक्टर के द्वारा, उसमें सीधे तौर पर कुछ ऐसी कंटेंट मिले हुए थे जिससे किडनी भी खराब हो सकती थी और बच्चों की जान भी जा सकती थी। प्रदीप बेस के साथ अतुल शर्मा, न्यूज़ स्टेट। माफिया अतीक अहमद के जो ज़मीन थी उस पर बीते दिनों प्रयागराज में गरीबों के लिए फ्लैट बनाए गए, और ऐसे में अब राजधानी लखनऊ में भी माफिया मुख्तार अंसारी की जो ज़मीन थी उसको एलडीए ने मुक्त कराया, और अब आप देख सकते हैं कि ये गरीबों के लिए ये फ्लैट बन करके अब तैयार हैं। ये करीब 72 सस्ते फ्लैट सरदार वल्लभ भाई पटेल आवासीय योजना के तहत बनाए गए हैं, और
आज से इसका ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन भी शुरू हो गया है, जो 3 नवंबर तक चलेगा। लखनऊ विकास प्राधिकरण डालीबाग में मुख्तार अंसारी के कब्जे से ये ज़मीन मुक्त कराई गई थी, जिसके बाद अब आप देख सकते हैं कि यहाँ पर गरीबों के लिए आवाज़ बन करके अब पूरी तरीके से तैयार है और एलडीए ने इसे फेस्टिव सीज़न के लिए अब इसका रजिस्ट्रेशन भी आज से ओपन कर दिया है, जो कि 3 नवंबर तक चलेगा। इस दौरान लोग रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं और ये राजधानी लखनऊ का सबसे पॉश इलाका है। माफिया मुख्तार अंसारी के द्वारा ये ज़मीन कब्ज़ा की गई थी, जिसको एलडीए ने कब्ज़ा मुक्त कराया, जिसके बाद अब यहाँ पर गरीबों के लिए आवास बन करके तैयार हैं और जिसके रजिस्ट्रेशन आज से शुरू हो गए हैं। वीडियो जर्नलिस्ट हरिराम के साथ शुभम पांडे, न्यूज़ स्टेट, लखनऊ। नोएडा की 57 बिल्डर परियोजनाएं नोएडा प्राधिकरण के गले की फांस बनती हुई नजर आ रही हैं। वहीं हजारों बायर्स के लिए भी मुसीबत का सामना करना पड़ रहा है। दरअसल इन तमाम परियोजनाओं में 21,000 से ज़्यादा फ्लैट बनने थे और उनकी रजिस्ट्री कर जो बायर्स हैं उनको देने थे, लेकिन महज 5,000 कुछ के आसपास जो फ्लैट हैं उन्हीं की रजिस्ट्री हो पाई। प्राधिकरण का तकरीबन 6,000 करोड़ रुपये का बकाया इन तमाम बिल्डर्स पर है। प्राधिकरण द्वारा अभी तक कुछ ही करोड़ रुपये इन बिल्डरों द्वारा जमा कराए गए। पिछले दिनों शासन आदेश जारी हुआ था, अमिताभ कांत समिति की सिफारिश को लागू 25% से कम पैसा जमा किया, तो ऐसे तमाम बिल्डर्स पर अब नकेल कसने के लिए नोएडा प्राधिकरण की बोर्ड मीटिंग में प्रस्ताव पास कर दिया गया है। नोएडा प्राधिकरण की बोर्ड मीटिंग में साफ तौर पर इन बिल्डरों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई करने के साथ साथ इनसे बकाया वसूली करने के लिए आरसी जारी करने की बात कही जा रही है। अब देखना होगा कि बिल्डरों से कब तक प्राधिकरण का पैसा मिल पाता है और ऐसे हजारों निवेशक जो पूरा पैसा फ्लैट का दे चुके हैं लेकिन मालिकाना हक नहीं मिला है, उनको कब तक जो मकान की रजिस्ट्री है वो हो पाएगी। फिलहाल बोर्ड बैठक में प्रस्ताव पास कर दिया गया है। वीडियो जर्नलिस्ट राकेश चौहान के साथ अमित चौधरी, न्यूज स्टेट, नोएडा। नशे, जुए और सट्टे की लत में आपने लोगों को ज्वेलरी बेचते हुए देखा और सुना होगा, लेकिन कानपुर में एक अनोखा मामला सामने आया जहां पर एक किशोर फास्ट फूड की लत के चलते ज्वेलरी बेचने के लिए पहुंच गया। दरअसल वह अपनी बहन की सगाई की अंगूठी बेचने के लिए ज्वेलर्स के पास पहुंचा था। ज्वेलर्स को शक हुआ तो उसने उसके साथ सख्ती से पूछताछ की, उसे अपनी दुकान पर बिठा लिया और व्यापार मंडल के तमाम पदाधिकारियों को बुलाया, जिसके बाद लड़का टूट गया और उसने हकीकत बयां कर दी। जिसके बाद उसने उसके परिजनों को बुलाया और उसके परिजनों को अंगूठी वापस कर दी। इस मामले की जानकारी पुलिस को दी गई, लेकिन लड़के के परिजन किसी भी तरह की कोई कार्रवाई नहीं चाहते थे। यही वजह है कि पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं की। लेकिन जिस तरीके से ये पूरी वारदात सामने आई है, उसके बाद बिगड़ते हुए सामाजिक ताने बाने पर सवाल जरूर उठ रहे हैं कि आखिर किस तरह से एक 14 साल का लड़का फास्ट फूड की लत में इतनी तरह से गिरफ्त में आ गया, जिसके चलते उसने पहले अपने ही घर में चोरी की वारदात को अंजाम दिया और चोरी की अंगूठी बेचने के लिए ज्वेलर्स के पास पहुंच गया। मनोचिकित्सकों का मानना है कि इस तरीके के हालात आने वाले समय में और ज़्यादा बिगड़ सकते हैं। दरअसल फास्ट फूड में इस तरीके के केमिकल्स होते हैं जिसकी लोगों को लत हो जाती है और इस लत की वजह से वे किसी भी तरीके की वारदात को अंजाम दे सकते हैं। वीडियो जनता से श्याम तिवारी, न्यूज़ स्टेट, कानपुर। मुरादाबाद जनपद के बिलारी थाना इलाके के रोतमपुर सैसपुर के मोहल्ला जगतपुर में एक ऐसा दर्दनाक हादसा पेश आया है जिसने सबके रोंगटे खड़े कर दिए हैं। इस वक्त हमारी मौजूदगी जगतपुर मोहल्ले के उस मकान पर है जहां पर 2 साल के मासूम बच्चे सिफान की पानी की बाल्टी में डूबने से मौत हो गई। आप देख सकते हैं ये वही बाथरूम है कि जिसमें सिफान खेलते हुए पहुंचा था और पहुंचने के बाद उसने टंकी को खोलने की कोशिश की। उसी दौरान डिसबैलेंस होकर वो पानी भरी बाल्टी में जा गिरा और हालात ये बने कि उसका सर नीचे और टांगे ऊपर थी। कुछ ही देर में सिफान ने इस पानी से भरी बाल्टी में अपना दम तोड़ दिया। उस दौरान मृतक सिफान की मां सैरुल अपने छोटे बच्चे को लेकर छत पर गई हुई थी। साथ ही इस घटना की जानकारी उस बच्चे की मां को तब मिली जब मोहल्ले की रहने वाली बब्बो किसी काम से वो घर में आई और उन्होंने खुले बाथरूम के किवाड़ को देखा कि बाल्टी के अंदर बच्चे की टांगें नजर आ रही हैं। तो वही उसने बाल्टी को देखने पर पूरे
घटना से पूरे माजरे से उसके माँ बाप को अवगत कराया। घटना की जानकारी मिलते ही पूरे परिवार में कोहराम समझ गया। आनंद फानंद में परिवार के लोग 2 साल के मासूम बच्चे सिफान को अस्पताल लेकर पहुंचे, जहां डॉक्टर ने देखते ही बच्चे को मृत घोषित कर दिया। मौत की खबर से इस परिवार में एक मातम सा छा गया है। तो वहीं मृतक सिफान की मां के एक बेटा अहमद रजा है, साथ ही उस मासूम बच्चे की मां के ऊपर परेशानियों का ऐसा पहाड़ टूटा कि उसके पति ने भी उसे निकाल दिया। उसकी शादी बदायूं जनपद के इस्लामनगर थाना इलाके के ईसागढ़ के रहने वाले मोहम्मद इरफान के साथ की थी। मोहम्मद इरफान पंजाब में सरम शरीफ में रहकर एक सैलून चलाता। अब जानकारी ये भी सामने आई है कि मोहम्मद इरफान ने किसी लड़की को के साथ उसका अफेयर है, उसी को लेकर उसने सैरुल को उस हालत में छोड़ दिया कि वो अपने 2 बच्चों को लेकर मैके में रहने के लिए मजबूर थी। लेकिन सैरुल को के ऊपर ऐसा परेशानियों का पहाड़ टूटेगा कि उसके बच्चे की जान उसके घर में ही चली गई। मुरादाबाद से मोहम्मद इमरान, न्यूज़ स्टेट, उत्तर प्रदेश। जहाँ भक्ति है हर शब्द में, कथाओं में छुपे हैं दिव्य रहस्य और ज्योतिष देता है जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।